हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस में। इस सीरीज में हम एसएससी जीडी 2023 में पूछे गए सारे जीके जीएस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज के सीरीज में हम 10 जनवरी 2023 में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इससे पहले वाले सीरीज में मैं 10 जनवरी 2023 में पूछे गए 10 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करवा चुकी हूँ। बाकी के बचे 10 क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहाँ बेलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेत के लिए अनिवार्य माना जाता है। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि महाराष्ट्र का कौन सा ऐसा उत्सव है जिसमें बेलों को सम्मानित करने के लिए वह उत्सव मनाया जाता है। तो वह है हमारा पोला उत्सव। तो आइए हम देखते हैं कि पोला उत्सव क्या है। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके अलावा हम ऑप्शन में जो है सारे फेस्टिवल उनके भी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम पोला उत्सव के बारे में देखेंगे कि पोला उत्सव कहाँ का है। तो यह हमारा पोला उत्सव है, यह महाराष्ट्र का उत्सव है। और यह कब मनाया जाता है? तो यह भादो माह के अमावस्या को मनाया जाता है। और इस दिन जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं? मिट्टी के बेल बनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और पूजा करते हैं। और पोला उत्सव में बेल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मकर संक्रांति के बारे में। ये जो मकर संक्रांति है यह हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। और मकर संक्रांति प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों में से एक है। ये बोला कि सबसे पहले जो मकर संक्रांति होता है वह 14 जनवरी को मनाया जाता है। और ये मकर संक्रांति बहुत सारे स्टेटों में मनाया जाता है लेकिन अलग अलग नामों से। तो ये जो पहला सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा है हरियाणा। और हरियाणा में संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जबकि पंजाब में माघी के नाम से, गुजरात में उत्तरायण के नाम से और हिमाचल प्रदेश में माघा साजी के नाम से मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है। सबसे पहले हो गया गणेश चतुर्थी, दूसरा है काला घोड़ा कला महोत्सव, तीसरा पालकी महोत्सव, चौथा हाथी महोत्सव और एक है गुड़ी पड़वा। और ये जो गुड़ी पड़वा है वह हिंदू नववर्ष को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये जो गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र का न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। चौथा पोला उत्सव जो कि हम पोला का डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद भाऊ बीज, नारली पूर्णिमा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान में के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो भारतीय अनुच्छेद थे, मतलब कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल थे। तो हम देख सकते हैं कि पहले जब संविधान बना था उस टाइम हमारा 8 अनुच्छेद 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ 25 भाग और 470 अनुच्छेद हैं। सॉरी, यहाँ पे अनुच्छेद नहीं, यहाँ पे अनुसूचियाँ होगी। इसलिए हमारा सही आंसर 395 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। सिंपली ये पूछ रहा है कि अरेबिका कॉफ़ी भारत में कहाँ उगाई जाती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। अगर कभी क्वेश्चन हमसे यह पूछे कि वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, तो वह हमारा होगा कर्नाटक।
और कर्नाटक के बाद हमारा केरल राज्य में उत्पादन होता है, और थर्ड नंबर पे हमारा आता है तमिलनाडु। और ये जो कर्नाटक और केरल राज्य हैं, यहाँ पे पूरे भारत का 90% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ जो केरल कर्नाटक है, यहाँ पे 2 तरह की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। वह कौन है हमारा? तो पहला है हमारा रोबस्टा, और दूसरा है हमारा अरेबिका। ये 2 कॉफ़ियाँ हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इनका उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। अब हम देखेंगे असम में। असम का सबसे ज़्यादा प्रमुख फसल क्या है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? ये हम जानते हैं कि आपातकाल के दौरान सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो उसी के बारे में पूछ रहा है, वो कौन सा मौलिक अधिकार है? सही आंसर है हमारा आर्टिकल 20 और 21। सबसे पहले हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार कौन सा पार्ट में आता है, कौन सा पार्ट या फिर भाग में आता है। तो ये हमारा है पार्ट 3 में, और यह आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है कि आपातकाल के दौरान वह 2 मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 और 21, 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन हमारे 2 मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता। तो आइए हम देखते हैं आखिर आर्टिकल 20 और 21 में है क्या। आर्टिकल 20 जो हमारा है, उसमें अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो एक अपराध के लिए उस पर बार बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब एक अपराध के लिए एक बार ही उसको सजा दी जाएगी। और यह जो हमारा मौलिक अधिकार है, वह आपातकाल के दौरान भी इसको बैन नहीं किया जा सकता। और जो हमारा आर्टिकल 21 है, वो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार। अब हम आपातकाल के बारे में सारे क्वेश्चन देखेंगे। आपातकाल जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, यह देखेंगे। सबसे पहले हमारा होता है राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में है। दूसरा हमारा आता है राष्ट्रपति शासन या फिर स्टेट इमरजेंसी, यह हमारा आर्टिकल 356 में है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल हमारा 360 में है। ये जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है, अभी तक 3 बार लग चुका है। यह कब कब लगा है वह हम देख लेते हैं। सबसे पहली बार यह 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। कब? जब भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था, और उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को लगा था, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, और उस टाइम हमारे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 जून 1975 को लगा था, और इस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इंदिरा गांधी थे, और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लग चुका है, जो कि हम देख चुके हैं। और ये जो वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी, वह अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं क्योंकि वे सरकार पर दावा नहीं करते हैं।
तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा गैर प्रतिदेय। ये जो राजस्व प्राप्तियां होती है, सरकार की ऐसी प्राप्तियां होती है जो अप्रतिदेय होती है, अर्थात सरकार से इनका पुनः दावा नहीं किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटका। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है यह किस खेल से रिलेटेड है। तो ये विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछे कि 2023 में विजय हजारे ट्रॉफी कौन सा स्टेट जीता, तो वह हमारा है हरियाणा। और यह किसको हरा करके जीता? यह राजस्थान को हरा करके जीता। और यह सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो हरियाणा है वह पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। अब हम क्रिकेट से रिलेटेड अन्य ट्रॉफी के बारे में जानेंगे जिससे एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है। सबसे पहला हमारा हो गया दिलीप ट्रॉफी, दूसरा हो गया ईरानी ट्रॉफी, तीसरा हमारा है देवधर ट्रॉफी। और ये जो हमारा विजय हजारे ट्रॉफी है इसे पहले रणजी ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खदानों के उत्पादन में वृद्धि। अब हम पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ देख लेंगे। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को किया गया। इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और रूस पहला ऐसा देश था जो पंचवर्षीय योजना को लागू किया था या फिर शुरुआत किया था। पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति NDC नेशनल डेवलपमेंट कमेटी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। ये जो हमारा पंचवर्षीय योजना है उसको अंतिम स्वीकृति कौन देता है? NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। और ये NDC की स्थापना कब हुई थी? यह 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। अक्सर देखा जाता है कि एग्जामिनर पंचवर्षीय योजना से यह पूछ लेता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना कितने टाइम तक चला था, कब से कब तक चला था। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है, इसे हम 3-2-2 इधर भी 3-2-2 एक ट्रिक से देखेंगे। ये जो हमारा है 3-2-2 ये हमारा कंप्लीट वाला है, और इधर का जो हमारा है 3-2-2 ये हमारा गैपिंग है। ये जो बीच में गैप ईयर था वो है। अब हम ये 3-2-2 वाला ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले ये हुआ 3, तो इसमें 3 पंचवर्षीय योजना, पहला, दूसरा, तीसरा,
तीनों का कार्यकाल पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद ये जो 3 है, ये तीनों पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद 3 साल का आता है गैप। उसके बाद ये है 2 पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर से हमारा 2 साल का गैप आ जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ से आ गए, यहाँ 2 साल का पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर से 2 साल का गैप आ जाता है। उसके बाद जितने भी पंचवर्षीय योजना रहते हैं सब रेगुलर होते हैं। तो आइए हम जानते हैं, सब देखते हैं। सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो हमारा 1951 से लेकर के 1956 तक था, और यह हमारा हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, और इसमें कृषि पर बल दिया गया था। और इसमें जो हमारा पहला पंचवर्षीय योजना रहता है, इसमें कृषि विकास पर बल दिया गया था या फिर जोर दिया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना हमारा 1956 से लेकर के 1961 तक चलता है, और यह हमारा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित होता है, और इसमें उद्योग पर बल दिया गया था। उसके बाद हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चलता है। उसके बाद हमारा आता है 3 साल का गैप। ये हमारा था 3 साल का गैप। वो कब कब रहता है? 1966 से लेकर के 1969 तक रहता है, और इसको योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है या फिर प्लान हॉलीडे। उसके बाद हमारा आता है चौथा पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से लेकर के 1974 तक चलता है, और ये हमारा गडगिल मॉडल पर आधारित होता है। और इसी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है और हरित क्रांति को बढ़ावा भी दिया जाता है। उसके बाद फिर से हमारा 5वां पंचवर्षीय योजना आता है 1974 से लेकर के, जो कि 1974 से लेकर के 1978 तक चलता है। लेकिन केवल फिर 5वां पंचवर्षीय योजना है जो कि जिसका कार्यकाल 5 साल का ना होकर के 4 साल का होता है। आप देख सकते हैं 1974 से लेकर के 78 तक ही है, और इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उसके बाद फिर हमारा आता है 2 साल का गैप 1978 से लेकर के 1980 के बीच, जिसको रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा छठा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से लेकर के 85 तक रहता है, और इसी के अंतर्गत हमारा नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था। उसके बाद हमारा आता है 7वां पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से लेकर 1990 तक चलता है। उसके बाद हमारा फिर से बीच में 2 साल का गैप आता है, जो कि 1990 से लेकर 1992 तक होता है, और इसको वार्षिक योजनाएं के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा 8वां पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 97 तक, 9वां पंचवर्षीय योजना हमारा 97 से लेकर के 2002 तक, 10वां पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक, 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 2012 से लेकर के 2017 तक होता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या फिर आती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सामर्थ्य योजना। अब हम जानेंगे कि ये हमारा सामर्थ्य योजना क्या है। तो सामर्थ्य योजना जो है वह कपड़ा मंत्रालय की प्रमुख कौशल विकास योजना है, जिसकी शुरुआत 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से बताऊंगी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, मतलब कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और यह निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में जो सदस्य भाग लेते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, वह कौन कौन है ये देखेंगे। सबसे पहला नंबर हमारा ये संसद के
दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे संसद के दोनों सदन के बारे में। तो संसद के दो सदन होते हैं, एक हमारा होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। दूसरे हमारे हो गए सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी वोट डालते हैं। और तीसरे हमारे हो गए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और ये जो हमारा तीसरा है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य भी वोट डाल सकते हैं, लेकिन कौन? निर्वाचित। यह हमारा 1992 के 70वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉस और मार्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि मॉस और मार्केंसिया किसके अंतर्गत आते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ब्रायोफाइटा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में ब्रायोफाइटा के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले आते हैं केरोलस लेनियस, जो जीव जंतु को दो जगत में विभाजित करते हैं, द्विजगत में विभाजित करते हैं। पहले हमारे आ गए, पहला वनस्पति में और दूसरा प्राणी जगत में विभाजित करते हैं। और ये हमारे केरोलस लीनियस हैं, ये पहले थे जिन्होंने जीव जंतु को दो भागों में वर्गीकृत किया था, जिसके कारण इनको मॉडर्न क्लासिफिकेशन का फादर या फिर आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं R.H. व्हिटेकर, जो जीव जंतु को 5 जगत में वर्गीकृत करते हैं। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा वनस्पति और पांचवा प्राणी जगत। और इसमें जो वनस्पति जगत है वो भी 5 भागों में डिवाइडेड है। वनस्पति जगत है उसको 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला हमारा आ जाता है थैलोफाइटा, जिसको हिंदी में शैवाल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा आ गया ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। और ये जो हमारा ब्रायोफाइटा है इसके एग्जाम्पल कुछ हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए जैसे कि फोनेरिया, मॉस और मार्केंसिया। और जो हमारा सवाल यही पूछा था कि मॉस और मार्केंसिया जो है वह किसके अंतर्गत आता है, तो यह हमारा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आएगा। और यह जो ब्रायोफाइटा है वह वनस्पति विज्ञान का, वनस्पति जगत का एम्फीबियन या फिर उभयचर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी के साथ मेरा सेशन कंप्लीट हुआ। मैं आज 10 जनवरी 2023 में पूछे गए SSC GD के PYQ कंप्लीट करवाने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।